हेलो दोस्तों, आप सभी को हम अपने YouTube चैनल साकेत कोर्स पे स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एसिम्प्टोटिक का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे एक ग्राफ है, हमने लिया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये एक कर्व है। जो ये स्ट्रेट लाइन है उसको ये कर्व अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो जब एक्स इंफानाइट पे जाएगा तो ये जो कर्व है इस लाइन को अप्रोच करेगा, है ना, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है जिसको ये कर्व अप्रोच कर रहा है, इस लाइन को मैथमेटिक्स में बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, और ये जो कर्व है इसका बिहेवियर क्या है? कर्व का बिहेवियर है कि इस लाइन को अप्रोच करना, एज एक्स इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ये जो कर्व है इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये जो कर्व है इस एसिम्प्टोट को अप्रोच कर रहा था। ये जो बिहेवियर है इस कर्व का किसी एसिम्प्टोट को अप्रोच करने का, एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, वो बिहेवियर को कहते हैं एसिम्प्टोटिक। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। कैसे? जब एक्स बढ़ रहा है ना, 1/x का वैल्यू जो है सो एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। ठीक है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है। तो ये इसमें देखिए, ये जो कर्व है वो वाई एक्सिस को जैसे जैसे जीरो पे जाएगा, वाई एक्सिस को क्या है, अप्रोच करेगा। इधर जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी जाएगा ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है? एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट है ना। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये भी एसिम्प्टोट है, और एक्स एक्सिस भी एसिम्प्टोट है। ठीक है, और ये जो कर्व है जो कि बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, किसी एसिम्प्टोट को अप्रोच कर रहा है, और ये बिहेवियर जो है इस कर्व का, उस बिहेवियर को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। मतलब कोई भी कर्व जो किसी एसिम्प्टोट को अप्रोच करे, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी या एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, उस बिहेवियर को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। ठीक तो है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है, फाइंड सम, एक एरे लिया है और एक साइज ऑफ एरे है। हम लोग इसमें एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले सम जीरो ले लिया, फिर हम लोगों ने जीरो से n-1 तक ट्रेवर्स किया है, और सम बराबर सम प्लस एरे आई, है ना, रिटर्न सम। देखिए, ये हम लोगों ने एक फंक्शन लिया, इससे हम समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने मान लिया कि जो हर एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। तो ए एग्जीक्यूट होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम, ये पूरा एग्जीक्यूट होने में n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो n यूनिट ऑफ टाइम, ये भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, है ना, तो n यूनिट ऑफ टाइम, और ये जो है सो एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन जो 1n है मान लिया, तो यहाँ पे n और n 2n है ना, और ये 1 1 2 है, 2n+2। एक हमने फंक्शन लिया, खुद ही अपने मन से लिया है 3n। ठीक है, हम लोग समझेंगे इसके थ्रू। फंक्शन हमने खुद ही लिया है 3n। हमारा जो यहाँ इस जो एल्गोरिदम है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना है? 2n+2 है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक दूसरा फंक्शन लिया है जो कि 3n है। ठीक है, अब n इजिकल टू जब जीरो कर रहे हैं तो फंक्शन वन कितना आ रहा है? 2। फंक्शन टू कितना आ रहा है? ए कितना आ रहा है? 0। ठीक है, n इजिकल टू 1 रख रहे हैं तो फंक्शन वन 4 आ रहा है, और फंक्शन टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, n इजिकल टू 2 रख रहे हैं तो फंक्शन वन कितना आ रहा है? 6, और फंक्शन टू कितना आ रहा है? 6, है ना। 2:2, 4+2 6, n इजिकल टू 2 के लिए 6, एंड 3 × 2 6, है ना। n इजिकल टू 3 के लिए फंक्शन वन कितना आ रहा है? 8, और फंक्शन टू कितना आ रहा है? 9। अब n इजिकल टू 3, 2 पे सेम आ रहा है, 3 पे फंक्शन टू ज्यादा आ रहा है, और 3 के आगे 4 5 6 जो भी करेंगे सब में फंक्शन टू हमेशा ज्यादा वैल्यू कंटेन करेगा फंक्शन वन से। मतलब फंक्शन टू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फंक्शन वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ से देखा है कि n है यहाँ पे। ठीक है, n है यहाँ पे, अब n इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है वो 3n का है, और ये जो ग्राफ है 2n+2 का है। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि ये ग्राफ है। इसके बाद b से फंक्शन n इज बिग ऑफ फंक्शन gn if there exists a positive constant c and n naught such that function n is less than equal to c multiplied with function of gn for all n greater than n naught। देखिए, यहाँ पे जो ये टर्म जो नया आया है, ये है टर्म बिग ओ, है ना, इसको बोलते हैं बिग ओ। ये एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। हम लोग ये क्या है? एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसका मतलब हम लोग समझेंगे अभी। जैसे देखिए, हम लोगों ने फंक्शन 2n+2, है ना, तो फंक्शन n यहाँ पे 2n+2 लिया है।
और gn एक मान लिया फंक्शन हम लोगों ने सपोज किया है, gn जो है कितना है वो n है ना। c हम लोगों ने 3 माना है ac है ना, और n नॉट जो है हम लोगों ने 2 माना है। अब देखिए फंक्शन n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर। फंक्शन n क्या हम लोगों ने माना 2n+2, तो 2n+2 इज लेस देन इक्वल टू c 3 माना है 3n। ये बात सही है, क्यों? क्योंकि देखिए फंक्शन 1 कितना था 2n+2, ये लेस देन इक्वल टू है कि नहीं 3n। यहाँ पर 2n+2 है ना इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3n, तो 2n+2 लेस देन इक्वल टू 3n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन क्या, फंक्शन n लेस देन इक्वल टू cgn है ना, तो फंक्शन n हाँ 2n+2 इज लेस देन इक्वल टू है ना cgn है ना, तो ये जब सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन n इज बिग O ऑफ gn है ना, फंक्शन n इज बिग O ऑफ gn। अब इसको ऐसे भाषा में लिखने का लिखेंगे 2n+2 इज इक्वल टू इज बिग O ऑफ n। अब देखिए है ना 2n+2 इज बिग O ऑफ n। देखिए अब एक मेरी बात, यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या है 2n+2 है और ये क्या है 3n है, ठीक है। अब जैसे जैसे n का वैल्यू लार्जर होता जाएगा, दोनों जो 3n का भी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n है, इसका भी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, दोनों जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा दोनों ग्राफ करीब करीब एक ही पॉइंट पे, एक ही मतलब मिलते जाएंगे, अप्रोच करते जाएंगे है ना। ये जो है इसको अप्रोच करेगा लेकिन कभी छू नहीं पाएगा। 3n हमेशा इससे बड़ा होगा लेकिन n बहुत लार्ज हो जाएगा, तो ये ग्राफ करीब करीब एक ही जगह हो जाएंगे, मतलब ज्यादा डिस्टेंस रहेगा लेकिन ये इसको छू नहीं पाएगा। तो इसी बात को दर्शाने के लिए इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 3n जो है वो अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड है मतलब वो 2n+2 से हमेशा ऊपर रहेगा है ना, अपर बाउंड है। और ये जो है इसको छू नहीं पाएगा लेकिन इसको अप्रोच जरूर करेगा। तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग बिग O नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये जो है एक एसिम्पटोट की तरह काम कर रहा है और ये एक कर्व है जो है इसको इस एसिम्पटोट को अप्रोच कर रहा है, तो ये एसिम्पटोटिक बिहेवियर एक कर्व दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए कि 3n अपर बाउंड है, इस फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिग O ऑफ n है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिग O ऑफ n है ना। और क्योंकि ये एसिम्पटोटिक बिहेवियर दिखा रहा है, 3n एसिम्पटोट है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं, एसिम्पटोटिक नोटेशन। तो बिग O इज एन एसिम्पटोटिक नोटेशन, ठीक है। अब देखिए फंक्शन n लेस देन इक्वल टू c फंक्शन ऑफ gn है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, यही फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए बिग O के लिए। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला सेटिस्फाइड होगा क्या लिखेंगे, fn इज बिग O ऑफ gn, जैसा कि हम लोगों ने लिखा 2n2 है ना इज बिग O ऑफ n। देखिए यहाँ पे बिग O जो है जो एसिम्पटोटिक नोटेशन को हम लोगों ने देखा वो एग्जैक्ट और अपर बाउंड दिखाता है। जैसे बिग O ऑफ n क्या है, एग्जैक्ट बाउंड है जैसे, और देखिए n क्या है, एग्जैक्ट बाउंड है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर। आप कहिएगा कि बिग O ऑफ n स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्या इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, एकदम करेगा। देखिए 2n+2 इज लेस देन है ना n स्क्वायर है ना, c अगर मान लिया जाए हम c1 रखते हैं और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखिएगा तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। क्यों, अगर n c1 है तो 3 स्क्वायर 9 है ना, और ये 3 × 2 6 + 2 8, मतलब ये बड़ा हमेशा बड़ा होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो इसका मतलब है ना ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2n2 को हम लोग बिग O ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फॉर दैट मैटर हम लोग बिग O ऑफ n³ भी लिख सकते हैं, फॉर दैट मैटर हम लोग बिग O ऑफ n के भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर के है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो कहने का मतलब ये लिखा जा सकता है, जैसे यहां से देखिए कि एक ग्राफ है 2n+2 का, ठीक है, ये फंक्शन है उसका ग्राफ है, ये 3n है ना, ये बिग O ऑफ n है। देखिए बिग जो n स्क्वायर का ग्राफ जाएगा वो यहां जाएगा, तो n³ का जाएगा यहां जाएगा है ना, n4 अगर आप लीजिएगा तो यहां जाएगा, और जितना बढ़ा सकते हैं पावर उतना बढ़ा दीजिए। ये सब लिखा जा सकता है, 2n+2 को बिग O ऑफ n भी लिखा जा सकता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, बिग O ऑफ n³ भी लिखा जा सकता है, बिग O ऑफ n रेज़ टू द पावर k भी लिखा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन देता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर से उतना हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग को बिग O ऑफ अगर n देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ गया, अच्छा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका n के आसपास होगा। बिग O ऑफ n स्क्वायर से उतना, बिग O ऑफ n से तो और पता नहीं चलेगा फंक्शन के बारे में।
कहने का मतलब एन स्क्वायर देखिए अपर बाउंड है ना, 2n+2 के कितना ऊपर है, n³ और ऊपर है, n4 और ऊपर है, जो सबसे क्लोज है वो है 3n, है ना। तो ये क्या है, ये टाइटेस्ट अपर बाउंड है, 3n क्या टाइटेस्ट अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर, और भी अपर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये लोग टाइटेस्ट नहीं हो, जो टाइटेस्ट अपर बाउंड होता है उसी को जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन देता है वो टाइटेस्ट अपर बाउंड ही देता है। जैसे 2n+2 इज बिग O ऑफ n, है ना, ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सब उतना इंफॉर्मेशन हमको इसके बारे में नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बिग O के अंदर जनरली अपने जब रनिंग टाइम निकालते हैं तो जो टाइटेस्ट अपर बाउंड होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। देखिए बिग O मेनली जो है सो बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि देखिए बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग बिग O नोटेशन के अंदर रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एल्गोरिदम का एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या एग्जैक्ट रनिंग टाइम निकाल पाना संभव नहीं होता, और बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आसान होता है। तो तो इसलिए जो है सो उन केसेस में भी बिगो का इस्तेमाल करना आसान होता है। हम लोग बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए बिगो नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें हम लोग ने बेस्ट एवरेज और बर्स्ट केस के बारे में बात किया था। तो बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिगो नोटेशन में क्यों बताते हैं वो हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए किसी कोई फंक्शन है, उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n², इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो या n² के ऑर्डर से ग्रो करेगा या इससे कम ग्रो करेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में n² से ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब n² से कम करेगा, मतलब n से भी हो सकता है, n log n से भी हो सकता है, कांस्टेंट से भी ग्रो कर सकता है, या n² से, वर्स्ट केस में n² से ग्रो करेगा। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं fn बराबर बिग O ऑफ n², इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि n² अपर बाउंड है, मतलब fn जो है ना, वो या तो n² से ग्रो करेगा या n² से नीचे से ग्रो करेगा, n² से लेस है। जैसे मान लिया n² का ग्राफ है, तो Fn जो होगा है ना वो सारा इसके नीचे होगा, है ना कहीं या n² के बराबर होगा। तो कहने का मतलब दोनों मैच कर गया ना, बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है, मतलब n² या n² से कम में एल्गोरिथम रन करेगा। और जब हम बिग O n² लिखते हैं, इसका मतलब n² या n² से कम को बताते हैं, ठीक है। तो दोनों मैच कर गया, इसलिए हम लोग जब भी बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, मतलब तो उसको बिग O से डिनोट करते हैं। मान लिया बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी फंक्शन का कुछ भी हो, मान लिया जाए कि किसी भी फंक्शन का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर k है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग O ऑफ k, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं, बिग O ऑफ k, है ना। अगर मान लिया k, उसको हम कुछ भी हो सकता है, k में कोई भी एक्सप्रेशन होता है, मान लिया n² प्लस, है ना, 2n+1, मान लिया किसी का बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी a है, तो इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालते हैं और उसको 10 इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लिया किसी का बर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, मान लिया ये बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी फंक्शन का, किसी भी एल्गोरिदम का, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकाल लेंगे, एक ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n² है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिग O ऑफ n²। जब बिग O ऑफ n² लिख दिए, इसका क्या मतलब हुआ, या तो n² से ग्रो करेगा या तो n² से कम में ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे, तो ये लोअर ऑर्डर टर्म है, ये 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, लोअर ऑर्डर टर्म है, ये कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट लीडिंग टर्म का कैंसिल हो जाएगा, लीडिंग टर्म कौन है, n log n, ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। बिगो में कैसे डिनोट करेंगे, ON log, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लोअर टर्म है, कांस्टेंट है, ये जो है लीडिंग टर्म का कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है ना, हम लोग लिखेंगे बिग O ऑफ n, है ना। ये जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी रहेगा, है ना, कांस्टेंट कुछ भी रहेगा, है ना, हमेशा उसको लिखेंगे बिग O ऑफ 1, है ना। अब देखिए बिग O नोटेशन वर्क फॉर मल्टीपल वे, यहाँ पे देखिए 100n² प्लस 1000m प्लस n है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, n है और m है, तो इसका कैसे लिखेंगे बिग O नोटेशन में, तो बिग O नोटेशन n² है ना प्लस m लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100n², 500mn, 600n प्लस 700m, तो यहाँ भी दो वेरिएबल है, तो हम लोग बिग O नोटेशन में कैसे लिखेंगे, n² प्लस mn, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि कैसे बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने के लिए हम लोग बिग O नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बिग O ऑफ Gn इज द सेट ऑफ फंक्शन Fn विथ अ स्मॉलर और द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज Gn, ठीक है। देखिए जैसे Fn अगर हमने
लिखा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ पे क्या है जीन। अगर हमने एफ एन को लिखा है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाता है कि एन स्क्वायर क्या है, अपर बाउंड है, मतलब एन स्क्वायर से नीचे जितने भी फंक्शन होंगे सभी एफ एन में का, एफ एन का अपर बाउंड एन स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर से जितने भी नीचे फंक्शन होंगे सब एफ एन का हिस्सा होंगे। जैसे एफ एन कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, एफ एन लॉग एन भी हो सकता है, एफ एन एन भी हो सकता है, एफ एन एन लॉग एन भी हो सकता है, एफ एन एन स्क्वायर। कहने का मतलब अगर बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, अगर एन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जा रहा है मान लिया, ठीक है, तो जितने भी फंक्शन जो कि नीचे इसके आएंगे, जितने भी फंक्शन आएंगे सभी सभी एफ एन का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर सबका अपर बाउंड होगा, है ना, एन स्क्वायर सबका अपर बाउंड। तो एफ एन इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फंक्शन दैट इज कांस्टेंट लॉग एन 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 लॉग एन एन स्क्वायर, है ना। देखिए यहां पर से हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं। देखिए कांस्टेंट टाइम अगर कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम का रहता है, मतलब उसका एन के साइज पे निर्भर नहीं कर रहा है उसका, तो हम लोग बिग ओ ऑफ वन से उसको दर्शाते हैं। कोई भी कांस्टेंट वर्क मान लिया जैसे कि एफ एन बराबर है ना के है ना, एन पे निर्भर नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टाइम ले रहा है, चाहे एन का कुछ भी चाहिए, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिखते हैं बिगो के टर्म में, वो बिग ओ ऑफ वन लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 100 200 log 300 250 50 e रेज़ टू द आउट, सबको क्या लिखे बिग ओ ऑफ वन। अब देखिए हम लोगों ने यूनियन दिया, इसको देखिए 3n प्लस 100 n n by 100 n प्लस 5 log n प्लस log n, सभी को हमने बिग ओ ऑफ n में रखा, ठीक है। देखिए बिग ओ ऑफ यहाँ पे log n है, फिर भी हम लोगों ने इसको बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि एन से छोटा है लॉग एन, तो बिग ओ ऑफ एन तो लॉग एन को कंसिस्ट करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ यूनियन हम लोग रहा, इसका मतलब है बिग ओ ऑफ एन जो है इसको भी कंसिस्ट करेगा, क्योंकि बिग ओ ऑफ एन वो सबको कंसिस्ट करेगा जो एन से एन है या एन से लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। तो ए कांस्टेंट तो एन से लोअर ऑर्डर ग्रोथ है, लॉग एन भी लोअर ऑर्डर ग्रोथ है, इसलिए इसको भी कंसिस्ट करेगा, इसको भी कंसिस्ट करेगा बिग ओ ऑफ एन। अब देखिए बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, है ना, तो 3n log n है ना, एक फंक्शन है ना, उसके बाद है ना 3n माइनस 100 है, n log n बाई 100 है, तो ये क्या है बिग ओ ऑफ n log n हुआ, है ना। तो इसमें भी हम लोगों ने यूनियन रखा है, मतलब n log n है जो कांस्टेंट को भी अपने अंदर रखेगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट भी समाहित होगा, उसमें बिग ओ ऑफ n भी समाहित होगा और बिग ओ ऑफ n log n भी समाहित होगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने फिर यूनियन दिया एन स्क्वायर में एन स्क्वायर माइनस 2n, ये सब तो हो गई है, साथ में ये भी कंसिस्ट होगा, ये भी कंसिस्ट होगा, ये भी कंसिस्ट होगा, क्योंकि एन स्क्वायर से लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और ये जो है सो सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है एन स्क्वायर था। तो ये है बिगो भी ओ का विजुअलाइजेशन। तो ये आज का टॉपिक है बिग ओ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी और दो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।